नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं का वैश्विक बाजारों पर असर और पाकिस्तान के एक विवादास्पद कानून पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ट्रंप टैरिफ से सहमा वैश्विक बाजार, यूरोप, एशिया समेत कई देशों के बाजारों ने लगाया गोता। ट्रंप ने चीन को 50% टैरिफ लगाने की फिर दी धमकी। बाजारों की चाल से गहराई, मंदी की आशंका। कई संस्थाओं ने अमेरिका में महंगाई बढ़ने की जताई आशंका। जेपी मॉर्गन ने अमेरिका में 60% बताई मंदी की संभावना। यूक्रेन शांति वार्ता पर क्रेमलिन का बड़ा बयान, कहा युद्ध विराम को लागू करने पर कई सवालों का जवाब अभी भी आना है बाकी। यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज डील पर इसी हफ्ते वॉशिंगटन में होगी बातचीत। फ्रांस और मिस्र ने गाजा से फलस्तीनियों के विस्थापन को बताया अस्वीकार्य। गाजा को बांटने के इजरायली प्रयासों को किया खारिज। दोनों नेताओं का शांति बहाली और मानवीय सहायता पर जोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पुर्तगाल दौरा, दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय सहयोग को मजबूत करने पर बनी सहमति। राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं का सबसे ज्यादा असर दुनिया के बाजारों पर दिख रहा है। कई देशों में बाजारों में इतनी गिरावट देखी गई कि कुछ समय के लिए कारोबार को रोकना पड़ा। दरअसल ट्रंप के टैरिफ के कारण दुनिया में एक ट्रेड वॉर भी जन्म ले रही है। इस ट्रेड वॉर के डर से दुनिया भर के निवेशक घबरा गए हैं और जमकर शेयर बेचने लगे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की चाल से चित बाजार, दुनिया के शेयर बाजार लहूलुहान। हैंगसेंग से डेक्स तक मचा हाहाकार। दुनिया के बाजारों में जारी ये ब्लड बाथ राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा छेड़े गए ट्रेड वार का प्रभाव है। शायद ही दुनिया का कोई बाजार हो जो ट्रंप द्वारा चलाई गई टैरिफ मिसाइल की चपेट में न आया हो। ट्रंप के इस ट्रेड हमले से पलक झपकते ही अब तक कई अरब डॉलर सुहा हो चुके हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बेतहाशा गिरावट से निपटा जाए। फार्मा, आईटी, ऑटो सेक्टर बुरी तरह लड़खड़ा गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाजार में 6 जबकि दक्षिण कोरिया में 5, वहीं जापान में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को एक समय ऐसा भी आया जब निराशा में कई देशों ने कुछ वक्त के लिए कारोबार रोक दिया। ट्रंप के टैरिफ पर हथौड़ा चलाने वाला चीन भी इस मारामारी को झेल नहीं पाया। यहां भी बाजार 10% तक टूट गया, लेकिन हांगकांग की हालत सबसे ज्यादा खराब रही। यहां 28 साल बाद सबसे बड़ी 13% की गिरावट दर्ज की गई। उधर यूरोप में ब्रिटेन का सूचकांक FTSE 100 करीब 6% की गिरावट के साथ खुला और जर्मनी का डेक्स भी कारोबार की शुरुआत में ही करीब 10% टूट गया। बाजार विशेषज्ञ आगे 15 से 20% की गिरावट की आशंका जता रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर जनता के गुस्से का सामना कर रहे ट्रंप इस मसले का हल निकालने के बजाय इसे जारी रखने को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने अपनी नीतियों को कड़वी गोली करार दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चीन से पेंसिल खरीदने के लिए खरबों डॉलर नहीं गंवाए जा सकते हैं।
इस बीच ईयू के व्यापार मंत्रियों की बैठक में ट्रंप टैरिफ के खिलाफ एकता का आह्वान किया गया। हालांकि ईयू को अभी भी उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना ही उचित होगा, जिससे फिर से चीजें पटरी पर वापस लौट सकें। दरअसल शेयर बाजार में गिरावट का मतलब साफ है कि अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। जिन निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल की दरें बढ़ने के चलते पूंजी बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी बाजार में लगाना शुरू किया था, उन्होंने भी पैसे निकालना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जवाबी शुल्क की वजह से अमेरिकी बाजार में पूंजी का प्रवाह ठहर जाने, उत्पादन कमजोर होने और तेजी से महंगाई बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। ट्रंप के फैसलों ने वैश्विक बाजार में महंगाई की आशंका बढ़ा दी है, जिससे मंदी का खतरा गहराता दिखाई दे रहा है। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि टैरिफ के कारण आयातित सामानों की कीमतें बढ़ेंगी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल सारावगी, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने यही है कि जिस तरह का असर देखा जा रहा है पूरे विश्व के बाजारों में, इसका आप किस तरह से विश्लेषण करेंगे? देखिए, ये एक असाधारण स्थिति है चंद्रशेखर जी। मतलब बहुत अरसे बाद हमने इस प्रकार का वायलेंट मूव बाजार में देखा है कि जिस तरह की गिरावट, उठापटक, उथल पुथल हम देख रहे हैं, ये सामान्य नहीं है और इसकी वजह से बाजार में बड़ी गिरावट आई है। इसमें सभी को नुकसान होता है, इसमें निवेशकों को नुकसान होता है, सेंटिमेंट खराब होता है, ट्रेडर्स को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी जिस तरह की बढ़ी है, जैसे वॉलेटिलिटी का एक सूचकांक होता है जिसको विक्स कहा जाता है, तो आज हमने देखा आज के ट्रेड में भारत में विक्स ने 26 के लेवल को छू लिया, यानी कि लगभग 56% का उछाल हमने इंडिया विक्स में देखा है। और यूएस मार्केट में भी विक्स में बड़ी तेजी से उछाल आया है, यानी कि वॉलेटिलिटी जो है वो विश्व भर में बढ़ रही है। तो वॉलेटिलिटी सभी के लिए परेशानी का कारण होती है। तो ये एक डिफिकल्ट मार्केट सिचुएशन है। हमने बहुत समय से, यानी कि लगभग 2022 से हम लगातार बाजार में एक तेजी का समय देख रहे हैं। लगातार अप ट्रेंड में निफ्टी रहा है, लगातार अप ट्रेंड में ग्लोबल मार्केट्स रहे हैं, सभी बाजारों ने नए हाईज छुए हैं। लेकिन अब उस बड़ी बढ़त के बाद इस प्रकार की वॉलेटिलिटी और गिरावट देखने से सभी लोग जो है वो परेशानी में हैं। लेकिन बाजार का यह स्वरूप है, बाजार में समय समय पर इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। मेरा मानना यह है कि अभी इस स्थिति को लेकर लोग जरूर विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, निवेशक भी काफी दबाव में है। लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है हमारी, वो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। और इवेंचुअली जब ये क्राइसिस निकल जाएगा तो वापस से आपको ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा, वापस से स्थिरता लौट आएगी। कुणाल जी, आप भारत के बाजार की बात कर रहे हैं या पूरे विश्व के बाजारों की? देखिए, मैं भारत के विषय में बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें मुख्य रूप से भारत से सरोकार है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट्स भी देखें तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन वहां बहुत लॉन्ग ओवरड्यू था। बहुत समय से हम एक बड़ी तेजी डाउ जोन्स में, नैस्डैक में देख रहे थे। तो जब कभी इस प्रकार की एक तरफा रैली होती है तो आमतौर पर करेक्शन होता है, करेक्शन की कोई ना कोई वजह बनती है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स वजह बने हैं और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में ये मच नीडेड करेक्शन आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर भी, ग्लोबल मार्केट्स में भी और भारतीय बाजारों में भी कुछ समय बाद आपको स्थिरता लौटती हुई नजर आएगी। कुणाल जी, जो अमेरिका के बाजारों को लेकर के जो बात सामने आ रही है, वहां पर जिस तरह से जेपी मॉर्गन ने कहा कि महंगाई बढ़ सकती है और एक तरह का रिसेशन आ सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि ये एक दवा की तरह है, कुछ समय परेशानी जरूर होगी लेकिन इसके परिणाम काफी अच्छे होंगे। आप किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, अभी फिलहाल जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि देखिए बहुत ही एक तरफा और बहुत जल्दी जल्दी ये फैसले हो रहे हैं। अगर यही फैसले कुछ समय में हो रहे होते, सारे देशों को समय मिल रहा होता एडजस्ट करने के लिए, इस न्यू रियलिटी के लिए, तो जरूर देखिए ये बाजार के लिए, इकोनॉमीज के लिए अच्छा रहता। लेकिन जिस तेजी से ये निर्णय लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका जरूर एक दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में बहुत सारा टर्मोइल हो रहा है, किसी को भी ये नहीं पता कि आने वाले 2 महीनों में क्या होगा, 1 महीनों में क्या होगा। और बाजार अगर एक चीज से डरता है तो वो है अनिश्चितता। तो ये जो सारे फैसले लिए गए हैं, इसका एक कुल मिलाकर के परिणाम है और वो है अनिश्चितता। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि लंबे अवधि में यूएस इकोनॉमी को रीसेट करने की जरूरत थी और वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन वो जो करने का तरीका उन्होंने चुना है, जिस प्रकार से वो इसको कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी में एक अनसर्टेनिटी होगी और यूएस भी ग्लोबल इकोनॉमी का ही हिस्सा है। तो अगर दुनिया भर के बाजार परेशानी में आएंगे, तनाव में आएंगे, गिरावट आएगी, तो उससे यूएस इकोनॉमी अछूती रह पाएगी, ऐसा मेरा मानना नहीं। एक और है कि अमेरिका जब टैरिफ लगा रहा है उस पर भी जो दूसरे देश हैं वो उल्टा टैरिफ लगा रहे हैं। चीन ने ऐसा किया
और अभी की खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से यह कहा गया कि चीन पर और 50% टैरिफ लगा सकते हैं वो। तो ऐसे में फिर उसका जवाब आएगा, तो ये ट्रेड वॉर एक तरह की शुरू हो रही है। ये कितनी आगे जाएगी और कितना ये नुकसान पहुंचाएगी या फायदा होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, एक बिजनेसमैन है, उनको समझ आता है, व्यापार से उनका नाता रहा है और वो समझते हैं व्यापार की परेशानियां, उसकी सारी बारीकियां। तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये किसी न किसी के तरह के समझौते में तब्दील हो जाएगा। अभी जरूर एक बहुत हार्ड स्टांस लिया जा रहा है और सुनने में ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, उग्र हो रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सभी लोग नेगोशिएटिंग टेबल पर आएंगे और एक फैसला निकलेगा, एक समझौता होगा। वो समझौता हो सकता है कि अमेरिका के पक्ष में कुछ हद तक हो, यानी कि जो पहले स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति में अमेरिका हो, और शायद उसके लिए इतना कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने में हमें समझ आएगा कि इसका अंत में क्या असर पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमी पर और कितने समय तक ये पॉस्चरिंग चलता है। भारत के बाजारों को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? अमूमन पिछले 1-2 महीने में हमने देखा कि जब ग्लोबल बाजारों में काफी फर्क पड़ता है तो भारत में उतना फर्क नहीं देखा गया है। अभी की स्थिति में भारत के बाजारों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि भारतीय बाजारों में करेक्शन पहले ही शुरू हो गया था, यानी कि हम लगभग सितंबर पिछले बरस, यानी कि लगभग 6 महीनों से लगातार निफ्टी को धीरे धीरे करके नीचे जाते हुए देख रहे हैं और 26,000 की निफ्टी अब 22,000 पर ट्रेड कर रही है। तो हमने 4,000 अंकों की बड़ी गिरावट ऑलरेडी देख ली है। ये टैरिफ लगने से पहले की बात है। और टैरिफ लगने के बाद जो असर है, अगर आप उसकी तुलना बाकी देशों से करें तो इस बार भी भारत पर असर कम पड़ा है। जैसे अगर आप जापान के मार्केट्स को देखें या आप जो अभी आपकी रिपोर्ट में जिन देशों की चर्चा हुई, एशियाई जो अन्य बाजार हैं, तो वहां पर हमने बहुत सिग्निफिकेंट सीवियर करेक्शंस देखे हैं। लेकिन हमारे यहाँ करेक्शन आज के ट्रेड में भी बहुत ही सीमित रहा। 4% से भी कम का करेक्शन आज देखने को मिला। तो कुल मिलाकर भारत पर उस तरह का असर नहीं पड़ा है और उसकी वजह यह है कि भारत पर इस पूरी स्थिति का उतना ज्यादा असर नहीं है जितना। कुणाल जी, एक अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा। एक इस तरह का ये नरेशन बनाया जा रहा है या डर एक कहीं ना कहीं है कि एक बार फिर वैश्विक मंदी आ सकती है, क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मुझे इस बात की स्थिति कम लगती है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में जरूर एक टर्मोइल रहेगा, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये चीजें वापस करेक्ट हो जाएंगी। इसका किसी देश को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, किसी को कम चुकानी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर रिस्टोर। ठीक है कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और काफी महत्वपूर्ण ये जानकारियां और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण खबर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था। पाकिस्तान में ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं जिसमें विवादास्पद पेका कानून का इस्तेमाल कर ऐसे ही लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है। आइए इस सिलसिले में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे पाकिस्तानी सरकार इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान इन दिनों एक साथ कई मोर्चे पर घिरा हुआ है। एक तरफ जहां अलगाववादियों ने बमों और गोलियों से पूरे मुल्क को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पेका यानी इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण कानून बम बनकर फूटने लगा है। वैसे तो इस कानून का उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम था, लेकिन हालिया कार्रवाइयों से लगता है कि इसका इस्तेमाल आलोचकों की आवाज दबाने और असहमति को शांत करने के लिए किया जा रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक हो या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स और इंस्टाग्राम, हर किसी पर इस कानून की नजर है। कानून के रखवाले भी इसके दंश से सुरक्षित नहीं है। हाल ही में एक पुलिसकर्मी ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के खिलाफ टिप्पणी क्या की तो उसे भी सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। एक पत्रकार के हाथों में इसलिए हथकड़ियां डाल दी गई कि उसने बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ प्रेस वार्ता का आयोजन किया था।
इसी तरह रावलपिंडी में जब एक व्यक्ति ने टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस पर आरोप लगाया तो उस पर भी पेका ठोक दिया गया। एफआईआर में कहा गया कि वीडियो का मकसद पुलिस के खिलाफ नफरत फैलाना था। हालांकि सोमवार पेका कानून के तहत गिरफ्तार फरहान मलिक के लिए राहत भरा रहा। मलिक को अदालत से जमानत मिल गई। उन पर आरोप है कि वो अपने यूट्यूब पर देश विरोधी सामग्री प्रसारित करते हैं। उन पर फेक न्यूज शेयर कर जनता में आक्रोश भड़काने का भी आरोप है। पत्रकार संगठन, राजनीतिक और सामाजिक दल इस कानून पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इसका एकमात्र उद्देश्य फर्जी खबरों को रोकना है, न कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदानी ने इसी साल जनवरी में पेका संशोधन बिल पर हस्ताक्षर किए तो पत्रकारों ने इसके खिलाफ काला दिवस मनाया। पत्रकार इसे अभिव्यक्ति, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले के साथ जनता तक सूचना पहुंचाने के अधिकार को छीनने का आरोप लगा रहे हैं। पत्रकारों का कहना है कि फेक न्यूज फैलाने वाले पत्रकारों पर अंकुश जरूर लगना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में राजनीतिक हित नहीं साधे जाने चाहिए। हालांकि हाल की कार्रवाइयों से यही होता दिखाई दे रहा है। कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जब सेना प्रमुख के देश को हार्ड स्टेट की ओर ले जाने की मुहिम पर आवाज उठाते हैं तो वे भी इस कानून की जद में आ जाते हैं। यानी सवाल पूछना ही इस कानून का सबसे बड़ा जुर्म है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आलोक बंसल जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आलोक जी आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का दौर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोशल मीडिया का उपयोग फेक न्यूज़ के लिए या समाज में दुर्भावना फैलाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ना हो, और इसके लिए सरकारें कानून भी बनाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में पेका कानून का दुरुपयोग वहां की सरकार जिस तरह से कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की सरकार एक असुरक्षित सरकार है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि म्यूजिशियंस को, पत्रकारों को पेका के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई सेना के बारे में कुछ कह दे या किसी भी घटना को रिपोर्ट करे तो उसको भी वो फेक न्यूज करार कर देते हैं। अगर आप बलूचिस्तान में बलूच राष्ट्रवादियों ने अगर सेना के सिपाहियों पे हमला कर दिया और उनकी मौत कर दी, अगर आप उसकी खबर भी दें तो उसको भी फेक न्यूज माना जाता है। पेका में इस तरीके का अमेंडमेंट कर दिया गया है कि कोई भी फेक न्यूज अगर दे रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। न्यूज चैनल्स के एडिटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, संगीतज्ञों को गिरफ्तार किया गया, कोई पीटीआई के पक्ष में कुछ लिखते तो उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो इस तरीके की कई घटनाएं चल रही हैं। अगर आप देखें, कल ही जो है उन्होंने, बल्कि कल क्या आज ही, एक सलमान अहमद करके एक म्यूजिशियन है जो बड़े जाने माने म्यूजिशियन है, उनको उन्होंने पेका के अंदर बंद कर दिया। अभी पत्रकारों को, जो न्यूज एडिटर्स थे, उनको किया। कुछ को राहत मिली है अदालतों से, लेकिन उस राहत को मिलने में भी कई लोगों को करीब 2-3 हफ्ते या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। अब कोई भी निरपराध व्यक्ति 2-3 हफ्ते जेल के पीछे रहे, ये कितनी बड़ी ज्यादती है, ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अपने उन पत्रकारों का जो सत्य को उजागर करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कदम उठा रही है। क्योंकि क्या फेक न्यूज है, इसका डिसीजन कौन करेगा? क्या सरकार करेगी, सेना करेगी, पुलिस करेगी, कौन करेगा? और इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कोई भी विपक्षी हो, कोई भी विरोधी हो, सबको जेल के अंदर डाला जा रहा है। आलोक जी, एक दौर था पाकिस्तान में, शायद इमरान खान की जब तक हुकूमत वहां पर थी, हम देखते थे कि जब तक वहां का मीडिया सेना के खिलाफ या आईएसआई के खिलाफ कुछ नहीं करता था तब तक उसको ज़्यादा छुआ नहीं जाता था, और अमूमन ये कहा जाता था कि सेना और आईएसआई की खबरों के अलावा अन्य खबरों को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं, अभी आपको याद होगा, आपने अच्छा याद दिलाया कि जाफर एक्सप्रेस वाला जो वहां पर पूरी घटना हुई थी, हमने पाकिस्तानी मीडिया में वो खबर उस तरह से कहीं देखी नहीं। देखिए, क्योंकि अब तो ये स्थिति है कि आज आप सेना के खिलाफ कुछ लिखें तो वो एक कानूनन अपराध है, भले ही आप सच लिखें, लेकिन अगर सेना के खिलाफ कुछ लिखा जाता है तो उसको नेशनल इंस्टीट्यूट को डेनिग्रेट करने वाला कदम माना जाता है और उसके खिलाफ कदम उठाए जाते हैं। तो सेना के खिलाफ आप कुछ नहीं लिख सकते, भले ही सच लिख रहे हो कि भाई जाफर एक्सप्रेस में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कितने सैनिकों की हत्या कर दी गई, ये सब पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के आवाम से छुपाया जाता है।
और इसी कारण आप देखते हैं कि कोई जर्नलिस्ट अगर सत्य को बयान करे तो उसकी गिरफ्तारी कर दी जाती है। तो ऐसे में कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो दुनिया के कई देशों में मीडिया की क्या स्थिति है और दूसरी क्या स्थितियां हैं उस पर लगातार वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस स्थिति को लेकर के कोई खास प्रतिक्रिया हमने अभी तक देखी नहीं। आलोक जी, नहीं, अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म की जो वो है उसमें पाकिस्तान शायद दुनिया का दूसरा सबसे खराब मुल्क बताया गया है। पर हाँ, अगर आप कहें कि अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए प्रोटेस्ट तो वो नहीं हो रही है शायद, क्योंकि इस वक्त दुनिया का ध्यान कई अन्य चीजों की ओर आकर्षित है। पर अगर आप देखें इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जो एसोसिएशन है उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पाकिस्तान शायद दुनिया में दूसरा सबसे खराब मुल्क है जर्नलिस्ट के लिए काम करने के लिए, दूसरा या तीसरा कुछ इस तरीके की संख्या है। तो उनकी जो स्थिति है ये तो दुनिया भी अब धीरे धीरे देख रही है, और जो कदम उठाए गए हैं अभी रिसेंट पास्ट में इसके ऊपर शायद दुनिया का ध्यान इसलिए ज्यादा नहीं गया क्योंकि इस वक्त दुनिया में अन्य जो उथल पुथल हो रही है उससे लोगों का ध्यान जो है दूसरी तरफ आकर्षित है इस वक्त, और ध्यान इस गहन मुद्दे की तरफ जो है लोगों का नहीं आ रहा है। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जो विश्लेषण है और पाकिस्तान को लेकर के आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की तरह ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी अशांति बनी हुई है। यहाँ भी लगातार पख्तून विद्रोहियों के हमले बढ़ रहे हैं। यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने शांति समिति के एक सदस्य के घर पर हमला कर परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। वहीं पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सीमा से खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 8 टीटीपी आतंकियों को मार गिराया। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भीषण बना हुआ है। इस बीच क्रेमलिन का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी भी यूक्रेन में युद्ध विराम के विचार का समर्थन करते हैं, लेकिन इस तरह के युद्ध विराम को कैसे लागू किया जाएगा इस बारे में कई अनुत्तरित प्रश्न अभी भी बने हुए हैं। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने घोषणा की है कि अमेरिका के साथ खनिज डील पर बात आगे बढ़ाने के लिए इस सप्ताह यूक्रेन की एक टीम अमेरिका का दौरा करेगी। दरअसल ट्रंप ने खनिज डील के बदले यूक्रेन को निरंतर समर्थन की बात कही थी, लेकिन ये डील अभी तक नहीं हो पाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने काहिरा में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गाजा से फलस्तीनियों का किसी भी तरह का विस्थापन अस्वीकार्य होगा। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया को लेकर इराक सरकार को अमेरिका द्वारा इन मिलिशियाओं पर हमले की धमकी और विभिन्न मिलिशिया समूहों के साथ इराक सरकार की बातचीत के बाद अधिकतर मिलिशिया संगठन हथियार छोड़ने को तैयार हो गए हैं। रॉयटर्स ने 10 वरिष्ठ कमांडरों और इराकी अधिकारियों के हवाले से की गई अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। ब्रिटेन में सरकार खर्चे कम करने और प्रशासनिक सुधारों को लागू करने के तहत सैकड़ों विभागों और एजेंसियों को बंद करने की योजना बना रही है। इनमें अधिकतर ऐसे विभाग या एजेंसियां हैं जो सरकार के खर्चे पर चलते हैं, लेकिन उन पर मंत्रालयों या सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।